नमस्कार दोस्तों, ये मेरा चौथा वीडियो है और हम जो चर्चा कर रहे हैं ये ईवीएस की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से देखिए, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत ही अच्छा करोगे। और देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता आ रहा हूँ, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है हमें सिर्फ इन्हीं को देखना है। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये मेरे 6 वीडियो हैं, 6 वीडियो से आपको 15 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। देखो, मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। जो मैना है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ये आपको ध्यान देना है कि झटके से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, वो होता है मैना। इसी तरह से एक क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ मैंने उल्लू का वैसे करा दिया है। उल्लू, देखो ये तो हो गया। मैना अब झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू, उल्लू जो होता है, देखिए अपनी गर्दन को तीन 360 डिग्री तक घुमा लेता है। मैना जो होती है एक झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है। यदि आप उल्लू के पीछे खड़े हैं तो यह आपको बिना सिर हिलाए गर्दन घुमाकर स्पष्ट देख सकता है। उल्लू के पास किसी आवाज़ को सुनने की अच्छी कला होती है और इसकी सुनने की क्षमता इंसानों की सुनने की क्षमता से 10 गुना धीमी आवाज़ भी सुन लेता है। ये 10 गुना धीमी आवाज़ भी सुन लेता है, ये सुन सकता है बिल्कुल। और अंधेरे में अपना शिकार देखकर नहीं बल्कि सुनकर करते हैं। उल्लू उड़ते समय आवाज़ नहीं करता है क्योंकि इनके पंख के ऊपरी हिस्से एक मुलायम छाल से बना होता है जो आवाज़ को अपने अंदर सोखता है। उल्लू की आंखें उसके दिमाग के जितनी बड़ी होती हैं और वह फिक्स होती हैं, इंसानों की आंखों की तरह हिलती जुलती नहीं है। उल्लू को दिन में धुंधला तथा रात में साफ दिखाई देता है और ये रात के अंधेरे में इंसान से 100 गुना बेहतर और 100 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। इंसान से कितना? 100 गुना बेहतर। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गिद्ध बाज ये कितना 4 गुना देख लेते हैं। जब ये दिन में उड़ते हैं ना, मतलब कि हमसे 4 गुना देख लेते हैं, परंतु अंधेरे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इंसान से कितना 100 गुना बेहतर और 100 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। और ये चूहे, सांप, गिलहरी को खाते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं और ये शिकार को निगल जाते हैं। उल्लू की कम से कम 200 प्रजाति पाई जाती हैं और ये जो होते हैं रंग की सही पहचान नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ी सी एक उल्लू की कहानी थी कि वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पूरा पीछे मोड़ लेता है और इंसानों की तुलना में जो है 10 गुना धीमी आवाज़ को सुन लेता है। आप समझते रहिए, करते रहिए, समझ में आ जाएगा सब। लंगर और सिख गुरुद्वारे से संबंधित हैं, आप अच्छे से जानते हो। लंगर कहाँ होता है? गुरुद्वारे में होता है। सिख जो होते हैं, सिख समुदाय जो होते हैं, सिख जो हैं किससे संबंधित? गुरुद्वारे से संबंधित होते हैं। और ईसाई चर्च से संबंधित होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। देखिएगा, ये जो है काला हांडी, ये काली हांडी कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। और मैं आपको एक बात बताऊं काली हांडी के बारे में, ये यहाँ पर उड़ीसा में सबसे काला हांडी जो है यहाँ पर सबसे अधिक चावल पैदा होता है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है और अन्य जिलों के लिए भी चावल निर्यात होता है, फिर भी यहाँ पर गरीबी है। और अभी ये काला हांडी बड़ा चर्चा में रहा था कि काला हांडी में एक आदिवासी की पत्नी की डेथ हो गई थी, तो वो 50 किलोमीटर तक अपनी पत्नी की जो शव है उसको अपने गांव तक लेके गया था, क्योंकि वहाँ सिस्टम ने उसको धोखा दिया था। सिस्टम ने उसके लिए ना कोई एम्बुलेंस कराई थी। परंतु मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है काला हांडी उड़ीसा में है, यहाँ चावल सबसे अधिक पैदा होता है। ये तो मैं बात काला हांडी याद आ गया तो बात ध्यान आ गई मेरे, तो मैंने आपसे चर्चा कर ली। भारत में लगभग 250 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और भारत में विशेष रूप से
6 तरह के जहरीले सांप हैं जो अक्सर इंसानी बस्ती में पाए जाते हैं। इन सांपों में द किंग कोबरा और इंडियन क्रेट करेत, रसेल वाइपर, सा स्केल्ड वाइपर तथा इंडियन कोबरा के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 6 तरह के जहरीले सांप हैं जो इंसानी बस्ती में पाए जाते हैं। मैंने आपके नाम बताए हैं, आप जो है अच्छे से देखते रहिए, करते रहिए। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, ये जो 6 वीडियो हैं, इन 6 वीडियो को आप देखोगे तो आप 15 नंबर आराम से कर लोगे। और 15 नंबर के लिए मैं एक वीडियो अलग बना रहा हूँ पेडागोगी की। 7 वीडियो में आप 28 से 30 नंबर ला सकते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, फिर करके देखिए। मेरी ये 7 वीडियो पढ़ने के बाद में आप 2011 से लेके 2019 तक के ईवीएस के सीटेट के पेपर करके देखिए। आप सब कुछ अपने आराम से करोगे और आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखो, उत्तराखंड में विवाह होकर आई नई दुल्हन तालाब तथा झरने के सामने सिर झुकाती है। उत्तराखंड में जब एक नई नवेली दुल्हन आती है तो क्या है कि वो तालाब झरने के सामने सर झुकाती है कि कभी भी इसका पानी मतलब नहीं सूखना चाहिए। एक प्रथा है, वहाँ एक परंपरा है, कभी भी पानी जो है सूखना नहीं चाहिए, हमेशा तालाब और झरने पानी से भरे रहें। राजस्थान के जैसलमेर तथा आसपास के इलाकों में वर्ष में 10 से 12 दिन ही वर्षा होती है और यहाँ की नदियाँ अधिकतर महीनों में सूखी रहती हैं। जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है वहाँ केवल वर्ष में 10-12 दिन ही वर्षा होती है और यहाँ की नदियाँ अधिकतर जो है महीनों में सूखी रहती हैं। जब वर्षा ही 10-12 दिन होगी तो नदी तो अपने आप ही सूखेंगी। 1986 में जोधपुर राजस्थान तथा आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। वहाँ के लोगों को जब सूखा पड़ा था ना 1986 में, तो वहाँ के लोगों को भूली बिसरी बावड़ी याद आई। तो वहाँ के लोगों ने उन बावड़ियों से 200 ट्रक कूड़ा करकट निकाला। फिर उन बावड़ियों ने पूरे शहर की प्यास बुझाई। जो बावड़ी होती है, ये कुआं होता है, कुआं जो होता है सीढ़ी नुमा कुआं होता है, उनमें सीढ़ियाँ होती हैं। तो लोगों ने क्या काम किया था, 200 ट्रक कूड़ा निकाला। तो फिर उन बावड़ियों ने क्या है कि मतलब पूरे शहर की प्यास बुझाई थी। ऐसे कुएं जिनके अंदर सीढ़ियाँ बनी होती हैं उसे बावड़ी कहते हैं। आप ध्यान से एक बार वीडियो को देखेंगे, आप अपने नोट्स बनाइए, आप बहुत अच्छा करेंगे। अलीना गांव में रहती है। उसकी दादी बताती है कि गांव में जो कुएं हैं उनमें 15-20 साल पहले पानी था, अब नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते हैं तो बताते हैं ना, पहले इसमें कुएं में पानी था, अब नहीं है। वो पानी क्यों नहीं है? क्योंकि आज मोटर से पानी चलाया जा रहा है। दुनिया देख लो, समरसेबिल लगाई बैठी है नहीं है? तो आज जो है मोटर से पानी चलाया जा रहा है। दूसरा, पानी तालाबों में पानी का संरक्षण नहीं किया जा रहा है। तीसरा, पार्क में पेड़ों के आसपास पक्का किया जा रहा है। तो 3 कारण बड़े हैं। पहले पार्क होते थे, उनमें कोई पक्का नहीं होता था, समरसेबिल नहीं चलते थे। अब तो घर घर में समरसेबिल है। अब गांव में चले जाओ, हर घर में समरसेबिल है। एक भैंस कई हजार मतलब लीटर पानी में नहा रही है, आप देख सकते हो आराम से। और तालाबों को मतलब कोई संरक्षण नहीं है, पार्क के आसपास पक्का कर दिया। तो ये आप एक बार सुनिए, अच्छे से समझिए, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद देखिए तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ क्या है? यह एक संस्था है जो बुजुर्गों से मिलकर यह पता करती है कि आपके ज़माने में पानी की व्यवस्था कैसी थी, तथा यह संस्था पुराने तालाबों को सही करती है और नए तालाबों का निर्माण करती है। तरुण भारत संघ क्या है? जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे बातें करते हैं कि आपके ज़माने में पानी की व्यवस्था कैसी थी, और ये तालाबों को सही करते हैं और जो है नए तालाबों का निर्माण भी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि जो है नए तालाबों का निर्माण कौन सी संस्था करती है, पुराने तालाबों की मरम्मत कौन कराती है। तो ये तरुण भारत संघ है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आवाले और दादी को मैमेले कहते हैं। ये लद्दाख वाला मेरा एक वीडियो है, वहाँ की बजाय पता नहीं यहाँ कैसे क्वेश्चन आ गया। तो लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आवाले और दादी को मैमेले कहते हैं। देखो, भारत सरकार द्वारा बनाए गए जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रह रहा है, 25 वर्षों से, तो उस भूमि तथा उस पर उगने वाले पेड़ पौधों पर व्यक्ति का अधिकार होगा। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्षों में से रह रहा है, ठीक है ना, जंगल में,
ये नहीं है पूरा जंगल उसके नाम हो जाएगा, जितनी जगह में रह रहा है उस पर उसका अधिकार होगा। तो ये आप ध्यान कर लेना, जंगल अधिकार अधिनियम। दिल्ली के स्कूलों में बच्चे एनीमिया से 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा था और वह पढ़ाई भी ठीक से नहीं मतलब कर पा रहे थे। इसलिए इन बच्चों को आयरन की गोली वितरित की जाती है। देखिए दिल्ली के जो स्कूल हैं वो बच्चे एनीमिया से प्रभावित हुए और उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक नहीं हुआ, तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे, और इसलिए बच्चों को आयरन की गोली वितरित की जाती है। कहाँ पर? दिल्ली में। वो कह सकते हैं कि भाई आयरन की गोली कहाँ वितरित की जाती है? दिल्ली में वितरित की जाती है। देखो प्राइमरी छात्रों को मानचित्र सिखाने के लिए आप निम्न कौशल का प्रयोग करेंगे। कौन से कौशल का? एक तो स्थान के प्रति स्थिति की समझ, मतलब स्थान, जब आप बच्चों को समझाओगे तो कौन कौन से स्किल का? स्थान के प्रति स्थिति की समझ। एक हस्तपरक क्रियाकलाप, मतलब कि जब हाथ से कोई भी काम होता है तो बच्चा नहीं भूलता है। तकनीकी शब्दों को समझना, जो तकनीकी शब्द हैं उनको समझना, तो ये मानचित्र सिखाने के लिए स्किल होते हैं। उसके बाद देखिए फसल को काटने के बाद उसको कई वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें बांस तथा अन्य प्रकार की झाड़ियाँ उग जाती हैं। बांस को उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसको जला दिया जाता है। उसकी राख से भूमि में उर्वरकता उत्पन्न होती है। ठीक है ना? इस खेती को झूम की खेती कहते हैं और यह खेती भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों मिजोरम में की जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्वी मिजोरम के क्षेत्रों में ये जो है मतलब की जाती है। देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, जो झूम की खेती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में की जाती है। और यहाँ चावल की फसल सबसे अधिक होती है और यहाँ के जो लोग होते हैं 3-4 तरह की फसलें उगा लेते हैं। इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती का मतलब क्या होता है? ये जो आदिवासी होते हैं यहाँ के, वो स्थान बदलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको स्थानांतरित खेती का भी समझ में आ गया होगा। तो 3-4 प्रकार की फसलें उगा लेते हैं। झूम की खेती मिजोरम में होती है। उसके अलावा जो मैंने आपको क्षेत्र बताए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ सब झूम की खेती होती है। एक व्यक्ति कीटनाशक तथा अन्य खाद का प्रयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है तो ऐसी स्थिति में भूमि बंजर हो जाएगी। बार बार कीटनाशक तथा अन्य खाद का प्रयोग करने से धान की फसल उगा रहा है तो भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, बिल्कुल उसमें कोई फसल नहीं हो सकती। देखो जंगलों को सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है? उत्खनन से। उत्खनन, मिट्टी की खुदाई से और बांध निर्माण से। क्वेश्चन पता कर लेते हैं, पता किया है जंगलों को सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है? उत्खनन। जो मिट्टी की खुदाई होती है, सरकार भी उत्खनन पर रोक लगाती है परंतु लोग बाग मानते नहीं है, फिर भी वो अपना सेटिंग वेटिंग से कर लेते हैं उत्खनन। तो बांध निर्माण, जब भी किसी बांध का निर्माण होता है तो जंगलों की कटाई होती है। तो जंगलों को सबसे बड़ा नुकसान के 2 ही कारण है। एक महिला तालाब से पानी लाती है तो वह उसको फिटकरी डालकर शुद्ध करती है। फिटकरी डालने से क्या होता है कि जो जल में अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है नहीं? अमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन को शीघ्र पचा देता है। अमाशय जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है और उसका काम क्या होता है? भोजन को शीघ्र पचा देता है। देखो आपने फूल देखा होगा, फूल के अंदर पंखुड़ियों के बीच पाउडर जैसी सफ़ेद धारियाँ होती हैं, उसे पराग कहते हैं। ये भी पता किया गया आपसे। फूल के अंदर पंखुड़ियों के बीच, आप फूल को खोलिएगा, पंखुड़ियों के बीच पाउडर जैसी सफ़ेद धारियाँ होती है, उसे पराग कहते हैं। एक लड़की आंध्र प्रदेश गई, उसने 2 साड़ियाँ खरीदी जो कि वहाँ की बनी हुई थी। ठीक है, उनके नाम कौन कौन से? पोचमपल्ली और कलमकारी। मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में क्या है, एक पोचमपल्ली वहाँ जिला है और वहाँ के लोग क्या करते हैं? देखिए पोचमपल्ली जो है क्या करते हैं? बुनकर परिवार रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर, वहाँ ये बुनाई का यही सब काम होता है। पोचमपल्ली साड़ी बहुत प्रसिद्ध है तो वहाँ ये भी पूछ लिया। दूसरी, एक तो पोचमपल्ली और एक कलमकारी, 2 साड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर। पानी में ऑक्सीजन की अधिकता के लिए मछली घर, एक्वेरियम में हवा का मोटा पाइप लगा रहता है। तो वो क्वेश्चन पता कर लेता है भाई जो मछली घर होता है, एक्वेरियम होता है, उसमें हवा का मोटा पाइप क्यों लगा रहता है
ऑक्सीजन की मात्रा की अधिकता के लिए लगा रहता है। पानी को उबालकर फिर उसको ठंडा करके, जैसे पानी उबाला फिर हमने उसको ठंडा कर दिया, उसमें मछली डालने पर मछली मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि वह पानी खनिज रहित होता है। जब भी हम पानी को उबालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद मछली को डालेंगे तो मछली मर जाएगी, क्योंकि पानी में जो खनिज तत्व थे वो तो समाप्त हो गए उबालने से। बरली चित्रकारिता की पारंपरिक प्रथा है और ये महाराष्ट्र के आदिवासी करते हैं। जो बरली चित्रकारिता है ये महाराष्ट्र के आदिवासियों की एक जो है पारंपरिक प्रथा है और बड़ी प्रसिद्ध है। आपको पता होना चाहिए बरली चित्रकारिता जो है कहाँ के आदिवासी? महाराष्ट्र के आदिवासी। स्टील की कटोरी पानी में तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी। डेंसिटी का कारण होता है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में अधिक होता है, जबकि कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये ऐसा क्यों है? डेंसिटी के कारण है, घनत्व के कारण है। साधारण पानी में नींबू डूब जाता है तथा खारे पानी में नींबू तैरता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खारे पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। ये भी डेंसिटी का कारण है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और या इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है तथा इसमें तैरता हुआ व्यक्ति ऐसे लगता है जैसे वह चारपाई पर लेटा हो। कारण क्या हुआ? वही मतलब डेंसिटी, नमक इतना है कि 300 ग्राम नमक है इसमें, तो व्यक्ति जो है अगर तैर रहा है तो ऐसा मानो जैसे चारपाई पर लेटा हो। वाष्पन तथा कैथन, वाष्पन किसी भी मतलब क्रिया में हो सकता है। ये जब वाष्पीकरण होता है, आप कभी भी पानी को उबालोगे, वाष्पीकरण किसी भी क्रिया में हो सकता है, लेकिन जो क्वेथन होता है वो 100 डिग्री पर ही होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, ध्यान देने की बात है आपको। नमक बनाने की विधि सिंपल सी बात है। पानी को क्यारियों में बने गड्ढों में भर दिया जाता है। मतलब पानी को क्यारी जो होती है उनमें गड्ढे बने होते हैं, भर दिया जाता है और पानी धूप में सूख जाता है और नमक के ढेर बच जाते हैं। चेराव, चेराव नाच मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है। ये जो चेराव है, चेराव नाच जो है मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था शायद। चेराव नृत्य की विशेषता क्या है? बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। चेराव नृत्य में की क्या विशेषता है? बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं जिन्हें जमीन पर क्रॉस और क्षैतिज रूप में रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए चेराव नाच कहाँ का है? मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है और इसकी विशेषता क्या है? बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं जिन्हें जमीन पर क्रॉस और क्षैतिज रूप में रखा जाता है। घरेलू मक्खी का नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू जो मक्खी है इसका नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। इससे होने वाली बीमारियां हैं टाइफाइड, हैजा, पेचिस, टीबी, कुष्ठ रोग, ये सब इससे घरेलू मक्खी से होते हैं। रजत एक लड़का है। वह कहता है मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मैं कड़वी दवाइयाँ खाता हूँ। मेरा ब्लड टेस्ट होता है, मुझे ठंड लगती है। तो ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण मलेरिया के हैं। आपको अच्छे से पता है कि यार बुखार जो है, फीवर हो गया, ठंड से है, युवा यार मलेरिया हो गया, शायद जो है आप ब्लड टेस्ट कराओ। तो ये तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है। आप इन्हें एक बार मेरे कहने से पढ़िए, अच्छे से देखिए और आप इसको अंकित कर लीजिए अपनी कॉपी में कहीं भी और आप एक साथ पढ़िए। उसके बाद में एक पेडागोगी की वीडियो दे रहा हूँ, बनाऊंगा मैं आपको 7 वीडियो दूंगा। 7 वीडियो पढ़ने के बाद में आप पूरा पेपर करोगे ईवीएस का। मैं हनुमान जी तो होने के सीना फाड़ के आपको दिखा दूं, परंतु मैं आपसे वादा कर सकता हूं, मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा और बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यहां भी मादा, मलेरिया किससे होता है? नर से नहीं होता, मादा से होता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसका पता रक्त की जांच से चलता है। मलेरिया का पता किससे चलता है? ब्लड टेस्ट से चलता है। और मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। देखो पहले क्या है, मलेरिया के इलाज के लिए पहले से ही सिनकोना वृक्ष की छाल को पानी में उबालकर तथा छानकर उस पानी को पीते थे। सिनकोना वृक्ष की छाल को उबालकर और छानकर उस पानी को पीते थे और आज सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। तो जो सिनकोना का वृक्ष है उसी से मलेरिया की दवा पहले भी बनती थी और आज भी बनती है, उससे आज दवा बनती है।
देखो, मच्छर के बच्चों को लार्वा कहते हैं। जो मच्छर के बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? लार्वा। वो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपसे पता कर सकते हैं कि मच्छर के बच्चे को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। लार्वा कहते हैं। जो छोटे छोटे भूरे रंग के कीटाणु होते हैं, और ये लार्वे मच्छर द्वारा पानी में अंडे देने से बनते हैं। तो छोटे छोटे भूरे रंग के कीटाणु होते हैं, और ये लार्वे मच्छर द्वारा पानी में अंडे देने से बनते हैं। देखो, मादा एनाफिलीज मच्छर में एक जीवाणु पाया जाता है जिससे मलेरिया होता है। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। वो क्वेश्चन पता कर लेते हैं कि मच्छर के पेट में किसने झांका? रोनाल्ड रॉस ने झांका, और इन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार क्यों मिला था? मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। कभी कभी वो प्लाज्मोडियम भी दे देता है ऑप्शन में। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी बातें कि भाई मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज से होता है। और मलेरिया यानी कि मच्छर के पेट में किसने झांका? रोनाल्ड रॉस ने झांका। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और उन्होंने क्यों मिला? क्योंकि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। और डेंगू और चिकनगुनिया मादा एडीज के काटने से होता है। ये भी मादा ही है, वैसे मादा मच्छर है। मादा जो मलेरिया है मादा एनाफिलीज, डेंगू और चिकनगुनिया मादा एडीज के काटने से होता है। तो आपको बहुत अच्छे से मतलब ध्यान देना है, और करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बरगद की टहनियों से जड़ें निकलती हैं, और ये जड़ें जमीन के अंदर चली जाती हैं, जो पेड़ के खंभे की तरह सहारा देती हैं। वैसे बरगद में अन्य पेड़ों की तरह जड़ें होती हैं। यदि आपको बरगद के पेड़ की छटाई करनी है तो संबंधित सरकारी दफ्तर से अनुमति लेनी होगी। आप बरगद के पेड़ की जड़ों को मतलब पेड़ की टहनियों को भी नहीं छांट सकते। तो बरगद की टहनियों से क्या निकलती है? जड़ें निकलती हैं। मेन बात ये ध्यान देनी है आपको। क्या ध्यान देना है? ये ध्यान देना है आपको, जड़ें निकलती हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछली बार शायद आया था। ऑस्ट्रेलिया में एक रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई विद्यालय भवन के कमरे के बराबर है। लगभग 4 मीटर ऊंचा होता है ये। जो मतलब विद्यालय भवन का कमरा होता है तो 4 मीटर होता है। इस पर पत्ते कम पाए जाते हैं। इसकी जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए। समझ गए आप मेरी बात? मतलब इसकी ऊंचाई तो केवल 4 मीटर है, एक विद्यालय भवन के कमरे के बराबर है, परंतु इसकी जड़ें तब तक चलती रहती हैं जमीन में जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। और ये जड़ें पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना गहरी होती है। जैसे कि ऊंचाई तो है 4 मीटर, तो गहरी कितना हो गई? 130 मीटर गहरी हो गई। 30 गुना गहरी होती है। इसके तने में पानी भर जाता है, और यहाँ के लोग तने में छोटा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इस पेड़ को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अच्छे से कहानी पढ़िए पूरी। ऑस्ट्रेलिया में क्या कौन सा पेड़ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है कितनी होती है? 4 मीटर होती है। गहरी कितनी होती है? 30 गुना होती है। तो ये आप पढ़ोगे, आप देखना बहुत अच्छा कर पाओगे। उसके बाद देखिए, हॉलगुंडी कर्नाटक में है, और यहाँ के लोगों को पानी की कमी की आदत है। कारण क्या है? यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ बारिश के दिनों में कुओं में पानी भर जाता है, और यहाँ बड़े लोगों की पंचायत के साथ साथ छोटे लोगों की भी पंचायत होती है, जिसे भीमा संघ कहते हैं। अब छोटे बच्चों की जो ये पंचायत है, इसे हम भीमा संघ कहते हैं। ये क्या मतलब है इसको समझना। हॉलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और यहाँ पर बारिश भी कम होती है, और यहाँ के लोगों को पानी की कमी की आदत है। और बारिश के दिनों पता है क्या हुआ? एक बार ऐसा हुआ, भीमा संघ, यहाँ छोटे बच्चों की पंचायत को भीमा संघ क्यों कहा? ऐसा है, ये लोग जो बारिश के दिनों में टंकियों में पानी भर लेते हैं। तो होता क्या है, टंकियों में कुओं में पानी भर जाता है। टंकियों में जब पानी होता क्या है कि एक टंकी मतलब टंकी में कचरा आ गया। तो होता क्या है कि बड़े जो व्यक्ति थे, जो वयस्क व्यक्ति थे, वो उसको साफ नहीं कर पाए, उसकी सफाई नहीं कर पाए। तो क्या होता है कि उस टंकी की सफाई के लिए छोटे बच्चों की सहायता ली गई। तो छोटे बच्चों की सहायता से उस टंकी की सफाई हो गई। तो छोटे बच्चों की पंचायत, तो छोटे बच्चों का महत्व हो गया, तो उसको क्या कहा उन्होंने? भीमा संघ कहा। तो अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे भीमा संघ का मतलब।
उसके बाद देखिए रिहाना, रिहाना एक लड़की है, अपने गृह नगर शिमला से केरल भ्रमण के लिए गई, तो वहां के पेड़ शिमला के पेड़ों की अपेक्षा अलग और ऊंचे थे। तो काय के पेड़ थे? वो नारियल के पेड़ थे। अच्छे से पता है आपको। देखिएगा, वो ये नहीं कहेगा केरल में किसके पेड़ पाए जाते हैं, वो ये नहीं कहेगा, क्योंकि आप जानते हो नारियल कह दोगे। उसने कहा कि रिहाना गृहनगर शिमला से केरल गई, वहाँ के पेड़ उनके उसके शिमला के पेड़ों की अपेक्षा अलग थे और ऊंचे थे, तो काय के पेड़ थे। वो घुमा फिरा के बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। अगर आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैं आपसे सिर्फ एक वादा करता हूँ कि आपको सीटेट बहुत आसान लगेगा और आप 110 120 तक आराम से नंबर ले आओगे। आप देखो तो सही एक बार। देखो, मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है, सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। यहाँ के लोग संकरियों गलियों के किनारे झुग्गियों में रहते हैं और यहाँ पर नहाना खाना पीना करते हैं, और ये सुबह 4 बजे पानी के लिए झगड़ते हुए पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। इतना ध्यान रखना बस आप। लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहे सबके जीवन में, चाहे गलियां चौड़ी हो चाहे गलियां पतली हो। गंदे पानी से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसको उल्टी दस्त हो जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी में शक्कर और नमक मिलाकर देना चाहिए। लेकिन उनका स्वाद, किसका स्वाद? जो शक्कर और नमक मिला के पानी दे रहे हो ना, उसका स्वाद आंसुओं से ज्यादा नमकीन ना हो। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पीना चाहिए, उसका स्वाद आंसुओं से ज्यादा नमकीन ना हो। तो आप थोड़ा सा देखोगे, बहुत अच्छा कर लोगे। ये चीजें आप जानते हो सारी। देखो, खाद्य सामग्री और उनके पचने में लगने वाला समय, जो हम खाद्य सामग्री होती है उसको पचने में कितना समय लगता है, देखिएगा। कच्चा दूध जो है पचने में 2 घंटा 15 मिनट लेता है। अगर आप कच्चा दूध पी लोगे तो 2 घंटे 15 मिनट में पचेगा वो। पका हुआ दूध 2 घंटे में पचता है। बिल्कुल उबला हुआ अंडा खाओगे तो 3 घंटे 30 मिनट में पाचन क्रिया होती है उसकी, पचता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कच्चा दूध कितने में? 2 घंटे 15 मिनट में। पका हुआ दूध कितने में? 2 घंटे में। बिल्कुल उबला हुआ अंडा कितने में? 3 घंटे 30 मिनट में। आगे देखिएगा, मुंबई से जम्मू कश्मीर के बीच राज्य है। आप मुंबई से जम्मू कश्मीर जाओगे तो मुंबई से गुजरात आओगे, गुजरात से राजस्थान आओगे, राजस्थान से हरियाणा आओगे, हरियाणा से हिमाचल आओगे और हिमाचल से जम्मू कश्मीर पहुंच गए। एक तो रास्ता हो गया ये। दूसरा रास्ता ये है कि मुंबई से कहाँ? मध्य प्रदेश, यानी कि महाराष्ट्र हो गया मुंबई, मध्य प्रदेश के बाद फिर जब आप मध्य प्रदेश आएगा भोपाल, ठीक है ना। भोपाल के बाद में क्या होता है कि आपके सांची के स्तूप आ जाते हैं, फिर झांसी आ जाती है। झांसी का मतलब उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश से आप उत्तराखंड में चले गए, उत्तराखंड से हिमाचल में चले गए, हिमाचल से जम्मू में चले गए। एक रास्ता ये है। मुंबई से दिल्ली के बीच राज्य कौन से हैं? मुंबई से गुजरात, से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो ये तो आप पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा एक मैप देख लेना। विभिन्न पशुओं को मारने के कारण, जो पशु जो होते हैं क्यों मार देते हैं? आपने देखा होगा, हाथी दांत के लिए मार दिए जाते हैं, गैंडा सींग के लिए मार दिया जाता है, बाघ, सांप और मगरमच्छ खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण थोड़ी सी सुगंध के लिए मार दिए जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए और आप जानते हैं बहुत अच्छे से इन बातों को सबको। विभिन्न राज्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के साधन का मतलब ये नहीं है कि ये जो साधन है ना, ये मतलब पूरा ये साधन है बच्चों के लिए। बच्चे विद्यालय कैसे जाते हैं, बच्चे विद्यालय कैसे पहुंचते हैं, ये उनकी चर्चा की गई है, ठीक है। असम में कैसे बांस के पुल हैं। बच्चे अपने विद्यालय जाने के लिए क्या करते हैं? बांस के पुल का प्रयोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि असम में बारिश बहुत अधिक होती है और वहां पर जो है असम में बांस के पुल होते हैं। लद्दाख में लकड़ी की ट्रॉली होती है। लकड़ी की ट्रॉली होती है, 2-3-4 बच्चे बैठे, एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। तो ये वो है स्कूल जाने के साधन है। ये जो है लद्दाख में लकड़ी की ट्रॉली का जो है यूज किया जाता है। केरल में बल्लम की लकड़ी से बनी छोटी सी नाव का यूज किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का, मैदानी क्षेत्रों में बैलगाड़ी का, उत्तराखंड में पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्तों का। तो देखिए घुमा फिरा के बात करते हैं ये, ठीक है नहीं भाई। उत्तराखंड में कैसे पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आत्रेपुरम, ऐसे आंध्र प्रदेश,
ऐसे आत्रे, ऐसे आंध्र प्रदेश, एक ऐसे भी याद कर ले करो। आत्रेपुरम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ आम पापड़ प्रसिद्ध है। आत्रेपुरम का आम पापड़ प्रसिद्ध है। यहाँ आम पापड़ को मामीडी तांड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम पापड़ को मामीडी तांड्रा कहते हैं। वहाँ आम पापड़ नहीं बोलते, मामीडी तांड्रा। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप किसी भी वस्तु को 1000 गुना बड़ा दिखा देता है। ये बड़ा लिख दिया है जी, तो ये बड़ा नहीं है, बड़ा। ये तो आप समझ ही गए, पढ़े लिखे हो सारे के सारे। बड़ा दिखा देता है। तो देखिए, मैंने आपसे 50 क्वेश्चन की चर्चा की। मैं देखो आपको एक बात बताऊं, मैंने 6 वीडियो बनाए आपके लिए 50-50। उसमें मैंने जो है कॉन्सेप्ट लिए हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु लिए हैं, और मेरा ये मानना है कि इन 300 जो एनसीईआरटी बेस्ड है सारे के सारे, जो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 की किताब से मैंने चुने हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन 300 के 300 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। और 15 क्वेश्चन के लिए एक बैठक होगी कि मेरी वीडियो है, 15 क्वेश्चन एक वीडियो से मिलेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ये 7 वीडियो देख लोगे तो आप जो है आराम से पूरा 26, 27, 28, 29, 30 नंबर तक ले आओगे, बिल्कुल आराम से ले आओगे। मेरी वीडियो कर देखने के बाद में आप 2011 से 2019 तक के पेपर हल करके देखो, फिर देखिए कि तुम कहाँ हो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो। तो अगर भैया मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों को, क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। पूरा देश क्या, पूरा विश्व जो है इस बीमारी से मतलब ग्रस्त है, आप देख रहे होगे। तो इसलिए जो है मेरा एक छोटा सा प्रयास हुआ कि भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस वीडियो को, और लाइक भी जरूर करें। और भैया फॉलो तो हमें करते ही रहो, कमेंट जरूर दो, और एक घंटी को जरूर दबा दो, ताकि जो है मतलब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो जरूर देखो, और वीडियो देखोगे ना तो आपको देखिए एक बार सुनने में, 2 बार सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक बार उसको अंकित कर लीजिए, फिर देखिए आप कहाँ हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 5वीं वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे आके।